दोस्तों हम आज बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य कितना शक्तिशाली था, कितनी बड़ी इनकी सेना थी और कैसे करके इतनी बड़ी सेना का खर्चा मौर्य सम्राट उठाया करते थे, इसके बारे में आप जान चुके हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे इतने महान महान योद्धा शासक होने के बावजूद भी मौर्य साम्राज्य आखिर पतन कैसे करके हो गया इसका। हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, इसके बाद बिंदुसार आए, फिर अशोक आए। मतलब सभी यहाँ पर प्रसिद्ध सम्राट हमको देखने को मिले, इसके बावजूद भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। और माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण कुल और परिवार के थे। ब्राह्मणों की परंपरा के हिसाब से यदि देखें तो वे नंदों के रनवास में रहने वाली एक शूद्र महिला मुरा की कोख से पैदा हुए थे। कितना बड़ा ये साम्राज्य खड़ा कर दिए थे। मौर्यन एम्पायर के बारे में आप देख लीजिए, पूरा नॉर्थ से लेकर के साउथ का थोड़ा सा हिस्सा बस बचा है। नहीं तो आप इधर जाएंगे तो सिंध, गांधार, कोसल, मगध, ठीक है, जो कि इन्होंने कैपिटल बनाया था, अवंती, सिंध, ठीक है, ये फेमस जो जगहें हैं यहाँ पर इनका कब्जा रहा था। फिर और यदि आगे बढ़ते तो आप ये ग्रीक लोगों का शासन था, सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया। मतलब बहुत ही फेमस ये शासक रहे। तो आखिर ऐसे क्या रीजन रहे जिसके चलते चलते मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का पहला जो रीजन बताया जाता है वो कारण ये है, चूँकि जो मौर्य सम्राट थे ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। अब चूँकि कोई भी हो बौद्ध धर्म को मान रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो ब्राह्मणों का विरोध कर रहा है। बौद्ध धर्म को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था, इसीलिए यहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं ना वो खुश नहीं रहते थे। हालांकि सम्राट अशोक ने ये कहा था कि लोग ब्राह्मणों का भी सम्मान करें। बौद्धों के जो साधु संत हैं उनका तो उन्हें सम्मान करना ही है, इसके साथ साथ में जो ब्राह्मण हैं उनका भी उनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें उसने कही थी प्राकृत भाषा में कही थी, संस्कृत में नहीं कही थी। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये ब्राह्मण लोग, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से या फिर मौर्य साम्राज्य से खुश नहीं थे। दूसरी नंबर की बात यह है, पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। और वहीं यदि हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की यदि हम बात करें तो उस टाइम में बलि प्रथा चलती थी। अब दोनों बातें यहाँ पर अपोजिशन वाली आ जाती हैं। इसके बाद महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले अनुष्ठानों की निंदा भी की जाती है मौर्य साम्राज्य के द्वारा। अब चूंकि सम्राट अशोक ने कह दिया है कि आपको बलि नहीं देना है, बलि नहीं देना है, यज्ञ नहीं होंगे, ब्राह्मणों को काम नहीं मिलेगा, मतलब उनकी जो इनकम है, उनको जो दास दासियां मिलना है या फिर जो भी उन्हें रुपए पैसे मिलना है वो इनकम उनकी रुक जाएगी। इसके बाद चलते हैं ग्रामीण इलाकों की तरफ। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर व्यवहार समता और दंड समता लागू करने के लिए अशोक ने राजुका नियुक्त किया था। ठीक है, राजुका मतलब एक प्रकार से अधिकारी ही आप इनको मान लीजिए। अब यहाँ पर जो बात करी गई है वो व्यवहार समता और दंड समता की बात करी गई है। इसका मतलब ये हो गया है कि जितने भी लोग हैं वो सब लोग समान हैं, सभी के लिए दंड की जो व्यवस्था है एक सी रहेगी। लेकिन हिंदू धर्म क्या बोलता है, उस टाइम में हिंदू धर्म कहता था कि जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनको सबसे कठोर सज़ा दी जानी चाहिए, मतलब शूद्रों को सबसे ज़्यादा कठोर दो, और जो सबसे ऊपर है उसके लिए सज़ा का प्रावधान कम किया जाता था। ये बात भी ब्राह्मणों को पसंद नहीं आई। हम देखते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा संकलित धर्मशास्त्रों में वर्ण के आधार पर इसमें काफ़ी भेदभाव था। इसी के चलते चलते ब्राह्मण लोग क्रोधित हो गए।
मौर्य साम्राज्य जैसे ही पतन हुआ, ये तो रास्ता देख ही रहे थे कि कब इसका पतन हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ तहाँ ब्राह्मण लोगों ने कब्जा करना चालू कर दिया, जहाँ तहाँ इनका साम्राज्य फैलते गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य प्रदेश और पूरब की ओर शासन ब्राह्मण ही करते थे। इसी तरह से सातवाहनों ने, जिसने पश्चिमी दक्कन और आंध्र प्रदेश तरफ साम्राज्य की स्थापना करी थी, ये भी ब्राह्मण ही थे। इन ब्राह्मण राजवंशों ने वैदिक यज्ञ को फिर से चालू कर दिया, जो अशोक द्वारा उपेक्षित कर दिया गया था। इसलिए भी ये लोग खुश नहीं थे। इसके बाद सेकंड जो रीजन हो सकता है मौर्य साम्राज्य के पतन का, वो है इतनी बड़ी विशाल सेना रखना। पहले वाले वीडियो में हम देखे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी बड़ी सेना थी, कितने सारे उनके पास पैदल सैनिक थे, घोड़े थे, हाथी थे, नौसेना थी। अब इसको चलाने के लिए व्यवस्था कहाँ से कर रहे थे ये लोग? किसानों को बोलते थे कि आप नई नई ज़मीन में जाइए, वहाँ पर खेती करिए, सिंचाई की व्यवस्था किया जाना। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ किसानों को प्रोवाइड करी जाती थी। तो दूसरा जो कारण है वो है वित्तीय संकट का उत्पन्न होना, जिसके चलते चलते भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ होगा। हम देखते हैं कि बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे नौकर रखे हैं। इतने बड़े साम्राज्य को चलाना बहुत मुश्किल काम था। प्राचीन समय में मौर्य के पास सबसे बड़ी सेना और अधिकारियों का सबसे बड़ा संगठन था। लोगों पर बहुत सारे टैक्स लगाए गए। इसके बावजूद भी हम इस विशाल संरचना को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा एक और जो रीजन बताया जाता है वो ये है कि अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को बहुत सारा दान दिया था और इसका असर पड़ा था शाही खजाने पे। अंत में इन खर्चों के निर्वहन के लिए वे सोने की मूर्ति को पिघलाने के लिए मजबूर हुए, तब जाकर के वो कहीं अपना खर्चा चला पाते थे। इसके बाद नेक्स्ट जो रीज़न हो सकता है वो ये है कि इनके टाइम में बहुत सारे दमनकारी नियम कानून बनाए गए, जिनके चलते चलते भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो जब बिंदुसार का शासन हुआ करता था तो उस टाइम में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट नौकरशाह मतलब दुष्ट मात्यों के कुशासन के खिलाफ शिकायत करी थी। फिर बाद में जब अशोक आए तो अशोक ने अपने हिसाब से नियुक्तियां करी, इससे उनकी शिकायतों का निवारण किया गया। लेकिन जब खुद अशोक राजा बने तब भी नगर के नागरिकों की यही शिकायत रही थी। कलिंग में हमें कई सारे अभिलेख मिले हैं, उनमें कुछ आदेश लिखे हैं जिससे पता चलता है अशोक प्रांतों में हो रहे उत्पीड़न से ज़्यादा चिंतित थे। इसीलिए महामात्रों को नागरिकों पर बेवजह अत्याचार करने से उन्होंने मना किया था। इसका मतलब ये है कि उस टाइम में अत्याचार महामात्र लोग किया करते थे। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या काम किया? तोसली में मतलब कलिंग में, इसके अलावा उज्जैन और तक्षशिला में बहुत सारे जो अधिकारी थे उनको फेरबदल करना चालू कर दिया। इसके साथ साथ लगभग 256 रातें ऐसी थीं जो कि उन्होंने तीर्थ में गुजारी, ताकि जो प्रशासनिक पर्यवेक्षण है उसमें सहायता मिल सके। तो इस प्रकार से देखते हैं अगला जो रीजन था वो था दमनकारी नीति, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के जो अधिकारी लोग थे वो लोगों को दबाने का काम करते थे। इसके बाद जैसे जैसे हम देखते हैं कि लोहे की खोज होती है, लोहे के औजार बनाए जाते हैं और इन औजारों का इस्तेमाल करके जो छोटे मोटे जगह में रहने वाले, शासन करने वाले लोग हैं वो भी मजबूत होते जाते हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है कि मौर्य साम्राज्य का दमन हो रहा है। सुदूर प्रांतों में लोहे के औजार और हथियारों के नियमित उपयोग बढ़ते गए। जैसे जैसे इनका यूज़ बढ़ा वैसे वैसे मौर्य साम्राज्य का पतन चालू होते गया। मगध से प्राप्त भौतिक संस्कृति के आधार पर यदि हम देखें तो जो नए राज्य स्थापित और विकसित हुए, जैसे कि मध्य भारत में सुंग और कण्व आए, कलिंग में चेती आए, दक्कन में सातवाहनों के उदय को समझने के लिए इस संकेत के जरिए स्पष्ट तौर पर हम समझ सकते हैं। इसके बाद
जिस प्रकार से चाइना ने यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं इनसे बचने के लिए जो चीन की दीवार का निर्माण किया था, उसी प्रकार की दीवार अशोक के द्वारा नहीं बनाई गई, मौर्य साम्राज्य के द्वारा नहीं बनाई गई। इसलिए जो नोमैडिक ट्राइबल्स हैं वो यहाँ तक एंटर करने में सफल रहे। नोमैडिक ट्राइबल्स मतलब जो खाना बदोश जनजाति होती हैं, उनके आक्रमणों से भी अपने देश को बचाना चाहिए था। तो चूंकि अशोक मुख्यतः देश और विदेश में धन प्रचार में व्यस्त रहते थे, वे उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ दर्रों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते थे। 300 ईसा पूर्व में मध्य एशिया के कबीलों की जो गतिविधियां थीं, उसके मद्देनज़र ये जरूरी था कि दर्रे पर आप ध्यान दीजिए। सिथियन बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिथियन खाना बदोश लोग हैं जो मुख्यतः घोड़े के उपयोग पर आश्रित थे। वे चीन और भारत में स्थापित साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी माने जाते थे। इसीलिए तो चाइना ने क्या काम किया था, चीन के जो शासक थे ही हुआंगती, ईसा पूर्व 247 से 210 ने ईसा पूर्व 220 में सीथियन के आक्रमण से बचने के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण किया था, लेकिन अशोक ऐसा कुछ नहीं कर पाए। सीथियन भारत की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने पर्थियन, शक और यूनान को इस महाद्वीप की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया और वो लोग भी इनके साथ साथ में बढ़ने लगे।